मेरे जाने अनजाने सभी दोस्तों को नमस्कार, हार्दिक अभिवादन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा विरचित है और ये मंदाकिनी पुस्तक में संकलित है। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ही मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सूचना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और अगर आप वीडियो की सूचना नहीं चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को न दबाएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप आसानी से जब भी आपकी इच्छा होगी तब आप वीडियो देख सकते हो, अन्यथा आप सर्च करोगे तो बहुत मुश्किल से सर्च में आएगा। तो नियमित रूप से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इससे हमारा भी एक तरह से मनोबल बढ़ता है और हमें भी एक संतुष्टि मिलती है कि हमारे इतने जो सदस्य हैं वो जुड़ रहे हैं। बाकी मिलता कुछ नहीं है। आप लोग सोचो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आप और हम एक दूसरे से अनजान हैं और अनजान ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन आप देखिएगा, पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा। तो राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को ग्राम खेड़ा, जिला गाजियाबाद में हुआ था। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को ग्राम खेड़ा, जिला गाजियाबाद में हुआ था और देहावसान इनका 26 जुलाई 1966 को हुआ था। तो 26 जुलाई 1966 को इनका देहावसान हुआ था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। डॉक्टर अग्रवाल कला, संस्कृति यानी हमारे समाज के जो संस्कार होते हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इनका सम्मिलित नाम ही क्या है? संस्कृति है। साहित्य व इतिहास के मूर्धन्य यानी प्रख्यात और त्वरित बुद्धि वाले विद्वान थे। पुरातत्व में विशेष रुचि से मथुरा, लखनऊ और राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में अपनी विशिष्ट सेवाएं देते हुए संग्राहक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पुरातत्व यानी प्राचीन वस्तुएं या प्राचीन जो धरोहर हैं उनमें विशेष रुचि थी, और रुचि होने के कारण से मथुरा, लखनऊ और राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में अपनी विशिष्ट सेवा देते हुए संग्राहक यानी पुरानी जो धरोहर है, अमानत है, उनको इकट्ठा करने वाले के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान आपने सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और खादी वस्त्र धारण कर लिए, यानी खादी वस्त्र पहनने लगे थे। आपके लेखन में भारतीय इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन का प्रभावी वर्णन मिलता है। तो भारतीय इतिहास भी देखने को मिलता है, संस्कृति भी मिलती है और जीवन दर्शन यानी जीवन जीने की पद्धति है उसका भी प्रभावी रूप में वर्णन मिलता है। आपने वेद, पुराण व संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर एक परिष्कृत चिंतन दृष्टि अपने भीतर उत्पन्न की, जो आपके लेखन में सर्वत्र विद्यमान है। इनके द्वारा हिंदी में लगभग 36 और अंग्रेजी में 23 पुस्तकों की रचना की गई। तो हिंदी में 36 पुस्तकें और अंग्रेजी में 23 पुस्तकों की रचना की गई। इनकी प्रमुख रचनाएं, तो रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न आता है आपके कोर्स में। तो पृथ्वीपुत्र, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, माता भूमि, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पोदार अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, पाणिनि कालीन भारतवर्ष व भारत सावित्री प्रमुख हैं। तो इनकी रचनाओं को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। पृथ्वीपुत्र, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, माता भूमि, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पोदार अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी, ये संपादन ग्रंथ है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या, ये भी संपादित ग्रंथ है। पाणिनि कालीन भारतवर्ष व भारत सावित्री प्रमुख हैं। तो अब चलते हैं रचनाओं के बाद पाठ परिचय की तरफ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जन के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मिलन से उसकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया गया। तो
तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या की है और जनमन में जो विभिन्न तत्व हैं उनका सम्मिलन है और उससे जो उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावना होती है उसका परिचय दिया गया है। भू के प्रति मातृवृत्ति श्रद्धा जन को आदर्श नागरिक बनाती है कि अपनी मातृभूमि के प्रति माता के समान अगर हम श्रद्धा रखेंगे तो हम एक आदर्श नागरिक बनेंगे। वहीं संस्कृति तत्व उसमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा कर उसकी भावात्मक एकता की दृढ़ता का परिचायक है। तो बच्चों, दोस्तों, संस्कृति हमें संस्कार को पैदा करती है, पृथ्वी के प्रति प्रेम है, वो एक आदर्श नागरिक हमें बनाती है। तो यहाँ इस पाठ में सबसे प्रमुख समझने की बात यह है कि संस्कृति किसे कहते हैं। तो संस्कृति है हमारे आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, दूसरों के साथ व्यवहार, सबका सम्मिलित नाम एक ही है और वह है संस्कृति। तो देखिए, वहीं संस्कृति तत्व उसमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा कर उसकी भावात्मक एकता की दृढ़ता का परिचय है। प्रस्तुत निबंध एक गौरवशाली राष्ट्र को जन जन में प्रसारित करने का स्तुत्य प्रयास है, स्तुति करने योग्य प्रयास है। चलिए, भूमि पर बसने वाला जन यानी आदमी और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है कि भूमि पर बसने वाले व्यक्ति से और उसकी संस्कृति से यानी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तीनों चीजें जब मिलती हैं तो राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है कि ऐसा माना जाता है कि भूमि का निर्माण है वो किसने किया, देवताओं ने किया है यानी देव शक्ति ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सौंदर्य यानी जो भौतिक रूप यानी हमें दिखाई देता है सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के प्रति सावधान होना हमारा क्या है, एक कर्तव्य है, फर्ज है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यानी हम धरती से जितना प्रेम करेंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता की भावना है वो मजबूत होगी, बलवान होगी। तो धरती के कण कण से हमें प्रेम करना चाहिए। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो ये धरती है वो सारी राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं उनकी क्या है, जननी है, माँ है। यानी धरती नहीं, ये धरती माता है। ये धरती माता सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यानी वो राष्ट्रीय भावना जो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है, यानी जो व्यक्ति अपनी धरती से प्रेम नहीं करता है उसमें राष्ट्रीयता की भावना बिना जड़ की होती है, यानी राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया जाता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी राष्ट्रीयता की भावना धरती में जितनी गहरी होंगी उतना राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कहने का मतलब है कि हम जितना अपनी धरती माँ से प्रेम करेंगे उतना ही राष्ट्रीयता की भावना पल्लवित होगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आधोपांत यानी शुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। कि उसकी सुंदरता को पहचानना चाहिए, महिमा को भी पहचानना चाहिए, उपयोगिता भी जाननी चाहिए। तो ये हमारा क्या एक आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी उसकी कुशलता के बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। जैसे पर्यावरण भी पृथ्वी का एक भौतिक स्वरूप है, उसके प्रति भी हमें जागृत रहना चाहिए। हवा है, पानी है, सबके प्रति हमें जागृत रहना चाहिए, यानी वो कुशल रहने चाहिए। वन, जंगल, पर्यावरण, पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है, आनंद युक्त कर्तव्य माना गया है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले मेघ जो प्रति वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से सींचते हैं, यानी बादल अमृत जल से पृथ्वी को सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी बादलों का भी हम अध्ययन करें कि बादल किस प्रकार से बरसाते हैं, यानी
वर्षा कैसे होती है ये भी हम जाने जरूर, हमें इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित यानी बढ़ने वाला प्रत्येक तृणलता, तृण यानी तिनका और बेल और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। कि बादलों से वर्षा होती है और वर्षा से यानी तिनके, बेल, वनस्पति जो बढ़ती हैं उनका भी सूक्ष्म यानी बारीकी से परिचय प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, कपाट यानी दरवाजे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार यानी शून्य एकदम से बिल्कुल जीरो और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में उजाला दिखाई देगा। कि शून्यता से भरे हुए और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में उजाला दिखाई देने लग जाएगा जब हमारा ज्ञान है वो बढ़ने लग जाएगा। तो ज्ञान जब बढ़ने लग जाता है तो अंधकार का क्या होता है, नाश होता है। और अपने विद्यालय में आपने यानी जो श्लोक देखा होगा उसका अर्थ भी आप जानते होंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, निधियां जिसको संपत्ति कह सकते हैं, दौलत कह सकते हैं, धरोहर कह सकते हैं, जिनके कारण ये वसुंधरा कहलाती है। कि अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है, इतनी निधियां भरी हुई हैं और उसी के कारण से धरती का नाम क्या है, वसुंधरा है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, यानी उससे परिचित होना हर व्यक्ति चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। कि पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की धातुएं पलती फूलती रहती हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कि दिन रात जो नदियां बहती हैं उनने पहाड़ों को भी पीस दिया है और पीस करके विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण किया है और उससे धरती की देह को सजाया है। हमारे भावी अभ्युदय के लिए यानी उत्थान के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़पत्थर यानी अनगढ़ पत्थर जिसको कह सकते हैं, कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यानी पृथ्वी की गोद में लेने वाले जो बेडोल पत्थर हैं वो भी कुशल शिल्पी अगर उनको संवार देता है, शिल्पी यानी मूर्तिकला का काम करने वाला, वो संवार देता है तो वो सुंदर लगने लग जाते हैं, सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। चलिए, नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य, नग यानी पर्वत, विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। कि विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत भी कह सकते हैं और पर्वत नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, चमकते रहते हैं। उन चिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, यानी एक तरह से घुमावदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। घाट यानी किनारे से प्रत्येक शोभा और सुंदरता है वो फूट पड़ती है। यानी पर्वतों के किनारे जब घाट बनाए जाते हैं और घाट बनाकर उन पर सुंदरता को बिखेरा जाता है तो वे बहुत ही सुंदर और नई शोभा से युक्त हो जाते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। यानी छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो भी नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसादन में, यानी पत्थर के गहने के रूप में या श्रृंगार के रूप में, तो रूप मंडन में, सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे छोटे पत्थरों का बहुत उपयोग होता है। जैसे कोई अंगूठी में नगीना पहनता है या और पहनते हैं, ये भी छोटे छोटे पत्थर ही तो होते हैं। अतएव हमें उसका विज्ञान होना आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ भी सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर यानी जल में विचरण करने वाले एवं रत्नों की राशियां हैं, रत्न यानी समुद्र के रत्न, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के लिए नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। कि समुद्र में क्या है, आकाश के अंतराल में क्या है और समुद्र में कौन कौन से रत्न हैं, इन सब की जानकारी भी हमारे नवयुवकों के हृदय में होनी चाहिए। और जब तक नहीं होती है तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम यानी परिश्रम, दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा किया जा सकता है। ठाट यानी सौंदर्य वैभव खड़ा किया जा सकता है। तो विज्ञान और प्रयत्न दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। ये कार्य प्रसन्नता
उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए, कि प्रसन्नता से हो, उत्साह से हो और अथक बिना थके परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी प्रत्येक हाथ है वो इस कार्य में भाग ले। धरती का कोई भी जो मनुष्य है उसके हाथ खाली नहीं रहे, यानी धरती के प्रति वो कुछ न कुछ करता रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि यानी कमल के समान समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है, यानी समग्र रूप में सौंदर्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना ही असंभव है, यानी धरती तो हो लेकिन मनुष्य नहीं हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कारण ही पृथ्वी और मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। तो धरती हमारी क्या है? माता है, और इस पर रहने वाला जो व्यक्ति है, मनुष्य है, जन है, वो क्या है? इसका पुत्र है। माता भूमि पुत्र है पृथ्वी, माता भूमि है और मैं पृथ्वी का बेटा हूं। यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। इसका अर्थ है कि भूमि मां है, मैं उसका बेटा हूं। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, कि जनता के हृदय में, लोगों के हृदय में यह अनुभव है और यह जो सूत्र है वही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना के से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर हैं वो पैदा होते हैं, यानी पौधा उगता है, राष्ट्र निर्माण का पौधा उगता है। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। कि ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है, मजबूत रूप में जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लग जाते हैं, यानी राष्ट्र को बनाने के जो आवाजें हैं वो वायुमंडल में आने लग जाती हैं। कहने का मतलब है कि गूंज होने लग जाती है। इस भाव के द्वारा मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। जहां ये भाव नहीं है वहां जन और पृथ्वी का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, यानी जिसमें चेतना नहीं है और निर्जीव बना रहता है। यानी कहने का अर्थ है, मां पृथ्वी है, मैं उसका बेटा हूं, मेरे प्रति उसके कर्तव्य हैं, और ये जहां भावना है वहां सच्चा संबंध है, और जहां ये भावना नहीं है वहां अचेतन यानी चेतना नहीं है और यानी निर्जीवता का संबंध है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है कि यानी धरती को मां मानता हुआ जब वह प्रणाम करता है तो इस प्रकार से भाव उसके सामने प्रकट होते हैं। नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम। ये प्रणाम भावी भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, यानी भूमि और धरती का यानी व्यक्ति और भूमि का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, यानी इसी दृढ़ भीति दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है और इसी मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का चिर यानी लंबे समय का जीवन है वो आश्रित रहता है कि मां पृथ्वी को मैं प्रणाम करता हूं। ये व्यक्ति जब सोचता है तब यानी राष्ट्र का भवन तैयार होता है, राष्ट्र का जीवन है वो उस पर आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उससे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है कि माता के प्रति प्रेम और सेवा भावना पुत्र का स्वाभाविक यानी स्वभाव से कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है, निष्कारण यानी बिना कारण का एक धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के लिए अधोपतन को सूचित करता है कि पुत्र अगर स्वार्थ के लिए माता से प्रेम करे तो वो पुत्र का क्या है? अधोपतन है, यानी पतन की तरफ जाता है। पतन की सूचना एक तरह से जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति
पहले ध्यान देना चाहिए कि धरती के प्रति, मां के प्रति मेरे कर्तव्य क्या है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर हैं। तो धरती माता के लिए उसके सारे बेटे क्या हैं? बराबर हैं, सब लोग एक हैं। धरती किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर हैं। उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है कि न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यानी धरती माता पर रहने वाला जो जन है, उसका बेटा है, वो न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, और वह उसके हृदय से जुड़ा हुआ है और समान अधिकार का वो भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। नगर और जनपद, पूर्व और यानी शहर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। कि नगर हैं, जनपद हैं, पूर्व नगर को कहते हैं, और गांव हैं, जंगलों में भी हैं, पर्वतों पर भी हैं, तो लोग वहां पर भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं। अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों का अवलंबन करते हैं या धर्मों को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मातृभूमि के बेटे हैं और सब एक हैं। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। यानी सौहार्द, आपसी प्रेम का भाव है, वो क्या है? अखंड है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं? एक धरती के बेटे हैं। यानी मां पृथ्वी है और वो पृथ्वी की संतान है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। यानी रहन सहन की दृष्टि से देखें, सभ्यता की दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ अंतर दिखाई पड़ सकता है, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यानी रहन सहन है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है, विचार भी अलग होते हैं, तो उससे से ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो मातृभूमि से प्रेम करता है या नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कपड़े पहनने को भी हम संस्कृति कहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो एक अलग अलग लिबास पहनते हो, अलग अलग कपड़े पहनते हो, तो उसमें माता के प्रति प्रेम नहीं है। बिल्कुल होता है, बहुत गहरे तक होता है। तो कहने का मतलब है कि जो इस धरती पर जन्म लेने वाला व्यक्ति है वो उस मातृभूमि का पुत्र है, और पुत्र का माता के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है कि सारी जातियां हैं, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, सबके लिए क्या है? समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी मनुष्य एक है और मनुष्य को सम्मिलित मार्ग पर चल करके प्रगति और उन्नति करने का सबको अधिकार है। यानी न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मां के लिए सारे क्या हैं? पुत्र हैं, और सब प्रगति के अधिकारी हैं, और मिलजुल करके यानी समन्वय के मार्ग पर चलें, भरपूर प्रगति करें, उन्नति करें, और ये सबका अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी हम ये सोचें कि किसी व्यक्ति को पीछे छोड़ दें और हम आगे बढ़ जाएं, तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब राष्ट्र के सारे व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र की जनता आगे बढ़ेगी, राष्ट्र के लोग आगे बढ़ेंगे। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। यानी राष्ट्र का जो प्रत्येक अंग है उसका ध्यान हमें होना चाहिए, उसकी तरफ नजर हमारी होनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का वास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम शरीर से करें कि कहीं अगर पीड़ा है, कहीं अगर कष्ट है, तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। उसी प्रकार अगर राष्ट्र का कोई अंग कमजोर रहता है तो पूरे राष्ट्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। अतः राष्ट्र के समस्त लोगों को साथ लेकर चलना होगा। किसी भी एक व्यक्ति को यानी हम उन्नति से वंचित न करें, सबको साथ लेकर चलें, समन्वय के साथ चलें, क्योंकि हम धरती माँ के पुत्र हैं और धरती हमारी क्या है? माता है, और माता के लिए सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने
तादात्म्य यानी एकाकार स्थापित किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां यानी किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, संसार को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। राष्ट्रीय लोगों का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उड़ती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। यानी आदमी भी क्या है? अजर अमर है। अजर अमर यानी कहने का मतलब जब से धरती बनी है तब से इस धरती पर मनुष्यों का निवास है और वो अजर अमर है। जन का सततवा ही जीवन यानी लगातार चलने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कर्म और मेहनत के द्वारा यानी उत्थान यानी उन्नति के अनेक घाटों का निर्माण करना जारी रहता है। अब है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जन की संस्कृति यानी मनुष्य का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा यानी सम्मिलित पूरा जीवन। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। यानी श्वास प्रवास, श्वास का अंदर लेना बाहर छोड़ना। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र है, सिर्फ कमरबंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यानी जनता का मस्तिष्क किसको बताया है? संस्कृति को बताया है। तो संस्कृति ही जनता का क्या है? मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव होती है। तो संस्कृति का विकास होगा, उत्थान होगा, तो ही राष्ट्र की वृद्धि क्या है? संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी व्यक्ति की संस्कृति का भी क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। तो संस्कृति है वो अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृति होती है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। कहने का मतलब है कि राष्ट्र तभी राष्ट्र बनता है जब भूमि हो, व्यक्ति हो और संस्कृति हो। यानी संस्कृति ही व्यक्ति की पहचान नहीं है बल्कि राष्ट्र की एक पहचान है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है कि जीवन के विटप यानी बगीचे का पुष्प है वो क्या संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। कि राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है यानी समाया हुआ है। तो संस्कृति की सुंदरता में ही और उसकी सुगंध में ही राष्ट्रीय जनता के जीवन का सौंदर्य और यश है वो अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। कि ज्ञान और कर्म दोनों का जो पारस्परिक आपसी प्रकाश है उसी का नाम संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, इन दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। कि ज्ञान और कर्म का मिला जुला रूप ही क्या है? संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया, पूर्वजों ने जो निर्माण किया, आज हम जो ज्ञान दे रहे हैं, आज हम जो निर्माण कर रहे हैं वो क्या है? संस्कृति है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। कि जीवन का विकास किस प्रकार से किया जाए ये युक्ति संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। कि प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं से प्रत्येक जाति अपने अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। यानी हर जो धरती पर रहने वाली जो सांस्कृतिक विरासत है उसका निर्माण समय समय पर अनेक प्रकार की जो जन संस्कृति है उसने किया है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उनका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। कि मूल आधार क्या है? आपसी सहिष्णुता और आपसी मेल मिलाप पर निर्भर है। यानी वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी एक परिवार है। यानी पृथ्वी एक परिवार है और सार रूप में ये मान लें कि धरती, संपूर्ण धरती हमारी माता है और हम इस धरती के बेटे हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उड़ते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। कि जंगल में अनेक प्रकार की बेलें उगती हैं, वृक्ष उगते हैं, वनस्पति उगते हैं
और वो सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर साथ रहते हुए यानी उत्थान करते रहते हैं, उन्नति करते रहते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यानी जंगल में जैसे लता वृक्ष वनस्पति रहते हैं, वैसे ही यानी राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिले जुले रहते हैं। और उन संस्कृतियों से ही हमारा जीवन है वो बहुरंगी बनता है, उसमें आमोद प्रमोद आता है, उसमें प्रसन्नता आती है, खुशियां आती है, उत्सव पर्व त्योहार जो है हमारे जीवन में प्रसन्नता बढ़ते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं कि अनेक नदी नाले जो समुद्र में गिरते रहते हैं और फिर समुद्र का रूप बनता है, वैसे एक विस्तृत संस्कृति बनती चली जाती है। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय जीवन ही राष्ट्र की सुखदायी रूप है कि राष्ट्र का सुखदायी जो स्वरूप है वो समन्वय है, आपसी मेल मिलाप है, आपसी सहयोग है, आपसी एकता है। तो हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न पहनावा पहना जाता है, विभिन्न प्रकार के खान पान है, रहन सहन भी सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, एक राष्ट्रीय संस्कृति के पोषक हैं, एक राष्ट्रीय संस्कृति को मानने वाले हैं और उसी से हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है वो बलवती होती है, बलवान होती है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। देखिए, साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, आमोद प्रमोद यानी हंसी मजाक के माध्यम से अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद है वह इन विविध रूपों से साकार होता है कि आत्मा का जो आनंद है, विश्वव्यापी आनंद है, वो विविध रूपों से साकार होता है। यानी हम अपनी चीज को देख रहे हैं तो बोर हो जाए, हम बहुत दुनिया की विविध रंगी संस्कृति को देखते रहते हैं तो क्या होते हैं, खुश होते हैं। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, यानी संस्कृति के लक्षण अनेक दिखाई, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक रूपता है। और संस्कृति का जो सबसे मूल स्रोत है वो क्या है, आंतरिक आनंद, और उस रूप में वो एक है। यानी संस्कृति हमें भीतर आनंद देती है। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति की आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यानी हर चीज में आनंद है। सब व्यक्तियों की जो आनंद की प्रवृत्ति है वो दूसरों को भी आनंद प्रदान करती है। जो व्यक्ति सहृदय है यानी हृदय वाला है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, यानी लोकगीत गाते हैं तो आनंद आता है, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है कि लोकगीतों में, लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव गाथा के साथ स्मरण करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और स्मरण भी करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यानी उनका जो तेज था, उनकी ताकत थी, तेजस्विता थी, उनको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। यानी हम अपने राष्ट्र पुरुषों से, महापुरुषों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक स्वरूप में किया था। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, अतीत है वो वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, यानी भूतकाल है वो वर्तमान को जकड़ करके नहीं रखना चाहता, वर्ण अपने वरदान से पुष्ट करके, मजबूत करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो राष्ट्र के 3 अंग कौन से हैं? माता यानी धरती माता, व्यक्ति और व्यक्ति की संस्कृति। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन काफी इंटरेस्टदायक भी था और बड़ा ही एक
शानदार भाव पैदा करने वाला था। तो आप देखिए, और एक व्यक्ति दूसरे तक, दूसरा व्यक्ति दूसरे तक, और उससे आगे से आगे आप शेयर करते रहिए। अनजाने लोगों तक, अनजाने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।